हो गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। अब सभी स्टूडेंट्स को मैं दीपक पटेल लक्ष्य वेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा और आपकी स्टडी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, प्रिपरेशन को और अच्छे करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज लाइव प्रोसेस का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। चलिए जी, तो पहले समझ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जानेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस में किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। अगर मैं बात करूँगा, आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन मिलाकर के आपके पेपर में आता है, जिसमें से 25 मार्क्स का आपका फिजिक्स होता है और 25 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है, 30 मार्क्स का आपका बायो का पेपर होता है, इसमें इंक्लूड रहता है। कहने का मतलब ये है कि टोटल थ्योरी आपका 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल की तरफ से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यानी कि टोटल साइंस का 100 मार्क्स आप लोगों का मिलेगा। चलिए, अगर मैं बात करूंगा एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो सीबीएसई जो है MCQ क्वेश्चन आपसे पूछेगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और 4 मार्क्स में आप लोगों को पूछता है केस बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इसको हम सोर्स बेस्ड भी बोल देते हैं। अगर MCQ के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी असर्शन रीजन भी आपको पूछेगा और डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका पेपर पैटर्न है। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि हम लोग बुक कौन सा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है, जो है NCERT के अलावे कोई भी बुक को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोगों का NCERT का जो एग्जाम्पलर वाला बुक है, इसको आप लोग ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। चलिए, अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होने वाला है और उस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को चैप्टर जो है अच्छी तरीक़े से पकड़ बन सके, कॉन्सेप्ट टोटली क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि आप लोग 9th क्लास में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई किए होइएगा, कुछ कुछ भूल गए होइएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ को यहाँ पर जो यूज़ आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सराउंडिंग में अगर देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ नज़र आएगा। क्या? फर्स्ट थिंग ये है कि पहला नंबर 1 आप लोगों को दिखने को मिलेगा लिविंग,
और सेकंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग और सेकेंड आपको नॉन लिविंग थिंग देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। और क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से, जिसको हम क्या बोल रहे थे? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी किस चीज़ से बना हुआ है? मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। अगर सेल के विषय में थोड़ा सा और चर्चा किया जाए, सेल के विषय में थोड़ा और चर्चा किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में बांट दिए थे। इसको बोल रहे थे पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा बोल रहे थे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यूनि का क्या मतलब होता है? यूनि का मतलब, इसका मतलब होता है वन, या फिर हम लोग सिंगल भी बोल सकते हैं, वन बोल दे या फिर सिंगल बोल दे। कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर लिखे तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अमीबा हो गया। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? पैरामीशियम हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूँगा तो मल्टी का मतलब होता है मेनी। कहने का मतलब ये हुआ एक से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल, उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर मोर देन वन सेल प्रेजेंट होगा, मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे प्लांट्स लिख सकते हैं, जितने भी प्लांट्स है सभी के सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगर हम बात करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, ठीक है, कि आप किस तरीक़ा से लिविंग को और नॉन लिविंग थिंग को क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किस तरीक़ा से लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा दो चीज़। पहला, वैसा कैरेक्टर जो कि लिविंग थिंग शो करता है, पोजेस करता है, और वैसा कैरेक्टर जो लिविंग को डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है और डिफाइनिंग फीचर क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि अगर मैं बात करूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में, ठीक है, तो एनी फीचर या फिर एनी कैरेक्टर, कोई भी फीचर या फिर कोई भी कैरेक्टर, एनी फीचर या एनी कैरेक्टर पोजेस्ड बाय
possessed by living, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बोलेंगे। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बात करूँगा एग्जाम्पल के बारे में बात करूँगा, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन भी कर सकता है। ठीक है। और क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। थिंक भी कर सकता है। वॉकिंग भी कर सकता है। मेटाबॉलिज्म भी कर सकता है। और ये इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी किससे मिल करके बना हुआ है? सेल के मिल करके बना हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। ठीक है, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये शो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा समझते हैं कि डिफाइनिंग फीचर किसको बोलते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर किसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग डिफाइनिंग फीचर जो है किसको बोलेंगे। अब डिफाइनिंग फीचर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वैसा फीचर या फिर वैसा कैरेक्टर जो 100% सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ 100% जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को शो करता हो, उस चीज़ को करता हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कोई भी नॉन लिविंग थिंग उस चीज़ को नहीं करता हो, वैसे फीचर या फिर वैसे कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा चल लिखेंगे। It is a feature present in all living organism, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 100% सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए वो फीचर या फिर कैरेक्टर। ठीक है, बट इट शुड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। 0% के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात क्रिस्टल क्लियर मैं जानता हूँ कि डिफाइनिंग फीचर अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर ये मैं बोलूँगा क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बना हुआ है, ये बात मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ।
और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो कि सेल से मिलकर के बना हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेल जो है नॉन लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है और हर एक लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बोल सकते हैं कि आपका ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात, अगर मैं बात करता हूँ ग्रोथ का अगर मैं बात करूँ, क्या सर ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं? ग्रोथ तो सर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो इसलिए आप लोग सुने होंगे कि जो माउंटेन्स होता है वो माउंटेन्स का हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात सुने होइएगा। माउंटेन्स क्या है अपने आप में? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग का जब हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रोथ का जो फीचर है वो नॉन लिविंग थिंग भी दिखाने का काम कर रहा है और लिविंग थिंग भी दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या है डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ नहीं है। अगर मैं बात करूँगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन तो सर नॉन लिविंग थिंग नहीं करते, इसको तो हम बोल ही सकते हैं। ऐसा आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डेफिनेशन हमारा क्या है डिफाइनिंग फीचर का, किसको बोलते हैं? वैसा फीचर, ठीक है, वैसा फीचर या फिर कैरेक्टर जो कि 100% सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता होगा या फिर शो करता होगा या फिर पोजेस करता होगा या फिर एग्जिबिट करता होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूँगा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो क्या म्यूल रिप्रोडक्शन करता है? नहीं करता है। क्या ट्रांसजेंडर रिप्रोडक्शन करता है? नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इससे हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँगा मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होता है एंजाइम के मदद से, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे सेल के अंदर यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके सेल के अंदर जो एंजाइम की मदद से जो भी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस चीज़ के बारे में चर्चा हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन भी उसके अंदर हो रहा होगा। चलिए, तो इस दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूँगा रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा। रेस्पिरेशन भी लगभग 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा। क्योंकि अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो क्या जो ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है, वो मिल ही नहीं पाएगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और डिफाइनिंग फीचर में क्या फ़र्क है आप लोग समझ गए होइएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, तो आप लोग ये सारा चीज़ बोल सकते हो जो कि लिविंग थिंग करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वही फीचर डिफाइनिंग फीचर होता है जो कि 100% सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन 0% भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना ज़रूरी है। पहला टर्म्स आप लोगों के बुक में फर्स्ट पेज में, लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पेज में देखने को मिलेगा कि विजिबल मूवमेंट क्या होता है और इनविजिबल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है,
तो विजिबल मूवमेंट हम किसको बोलते हैं? तो वैसा मूवमेंट, ठीक है, दोज मूवमेंट, वैसा मूवमेंट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। दोज मूवमेंट सीन बाय नेकेड आई, ठीक है, वैसा मूवमेंट जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? विजिबल मूवमेंट। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? विजिबल मूवमेंट बोल सकते हैं। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, ये भी एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इस मूवमेंट को आप लोग देख पा रहे होइएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? विजिबल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि वैसा मूवमेंट जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल मूवमेंट। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो आप बोल सकते हैं, जिससे में वॉकिंग हो गया, ठीक है, सर लिख रहे हैं, ये भी राइटिंग भी है, इसमें भी आप हैंड का मूव कर आ रहे हैं और हमको सर नज़र भी आ रहा है कि नहीं, इसको भी बोल सकते हैं। अच्छा सर अगर दौड़िएगा तो इसको भी तो हम बोल ही सकते हैं ना, रनिंग कर रहे भी दिख रहा है। सर अगर कुछ आप ईटिंग कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारा मूवमेंट क्या हो गया? विजिबल मूवमेंट हो गया, ठीक है, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूंगा इनविजिबल मूवमेंट के बारे में, तो वैसा मूवमेंट जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं दोज मूवमेंट which cannot seen by naked eye, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनविजिबल मूवमेंट बोलेंगे। सर ऐसे मज़ा नहीं आया समझ में, इसको थोड़ा सा और फील चाहिए, रुको दिलाते हैं तुमको। अगर मैं बोलूँगा एग्जाम्पल में, अगर मैं बोल दूंगा कि सर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, या फिर इसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी बोल देंगे, तो क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट आप लोगों को दिखता है? सर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो ठीक बात है, लेकिन सर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता क्या तो पता नहीं है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है, बिल्कुल बात। तो चलिए समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट पहले क्या होता है, ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूँगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, कुछ ज़्यादा स्पेलिंग गड़बड़ा गया जी, ठीक है, हाँ जी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अच्छा अब एक बात बताइए, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा, ठीक है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ कि ये आपका मान लेते हैं गड़बड़ बन गया जी, ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं कि एक ट्री है, पेड़ मान लीजिए, चलिए लीजिए इसको हम पेड़ मान लेते हैं, ठीक है, ये पत्ता बना दिए, इसको हम पेड़ मान लिए, ठीक है,
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हो जाएगा क्लास 9th के अंदर कि जाइलम नाम का कोई चीज़ था, है कि नहीं, जाइलम नाम का कुछ चीज़ था। तो जाइलम सर क्या करता था, सॉइल से, जाइलम क्या करता था सॉइल से, जैसे इसको हम मान लेते हैं रूट से सर, रूट से, सॉइल से क्या करता था, वाटर को पहुंचाता था, ठीक है, पूरे प्लांट्स के बॉडी के अंदर वाटर को पहुंचाता था। और सर ये क्या होता है ना कि यूनी डायरेक्शन में काम करता था, यूनी डायरेक्शन में काम करता था, जाइलम वाटर को पहुंचाता था। अच्छा, अभी एक शब्द बोले हैं आप लोग वाटर, है कि नहीं, वाटर बोले हैं, और वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अगर यहाँ से सॉइल के अंदर से वाटर को लेकर जा रहा है, कहाँ तक, सॉइल के अंदर से वाटर को लेकर जा रहा है पूरे प्लांट बॉडी के अंदर यूनी डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आया, चलिए, यूनी डायरेक्शन में। तो अगर वाटर का मैं आपसे पूछ लूँ कि सर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा H2O, H2O बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या H2O को हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, H2O को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है सर, सर ग्रुप ऑफ एटम होता है, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो सर हम H2O को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है कि सॉइल से जाइलम क्या कर रहा है, वाटर को, यानी कि वाटर को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और उसको ले करके ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे प्लांट के बॉडी में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट हम लोग को सर दिखाई नहीं देता है। तो कह सकते हैं कि ये मूवमेंट जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या है, इनविजिबल मूवमेंट है। बात पकड़ में आया, फील आया कि नहीं, पहले ये बताओ, फील आया? अगर फील आ गया ना तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं। अब ये बताओ कि फूड के अंदर, सॉरी तुम लोग ये बता दो हमको कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बचपन में पढ़ा होगा, लीफ के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस से फूड का प्रोडक्शन होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। और फूड में सर ग्लूकोज भी पाया जाता है, और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। सर ग्लूकोज भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, सर फूड भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल हो गया। और सर फूड क्या क्या हो रहा है ना कि लीफ से पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी कि अगर फूड को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए और थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं, और थोड़ा सा समझिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है। आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर क्या करते हैं, लेते हैं सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं बॉडी के, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर करते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड सर बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि सराउंडिंग से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो यहाँ से ये सराउंडिंग हुआ हमारा बॉडी है, यहाँ से एकदम पूरा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है, बॉडी से निकल रहा है इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बताइए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करता हूँ कि हो ही गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब बात कर लिया जाए कि सर मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन सर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए समझिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। अब एक बात बताइए, अभी अभी हम एग्जांपल दिए हैं कि अगर आप लोगों को ऑक्सीजन जो है इनटेक नहीं कर पाए,
ठीक है। ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर पाइएगा तो क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, अगर फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका बॉडी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, और हर एक सेल को एक्टिविटीज़ करने के लिए, चाहे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, स्टूल हो गया, स्वीट हो गया, साल्ट हो गया, ऐसा बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी के अंदर जनरेट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उसको हमारे बॉडी के अंदर से एग्जिट करना भी क्या है, ज़रूरी है, एग्जिट करना भी बॉडी से ज़रूरी है, समझ में आया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि तो बेसिकली अगर ओवरऑल बताया जाए तो हम लोगों को सरवाइव करने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपके बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो गया हो, ठीक है, तो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को, डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट का आवश्यकता होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्या लिख सकते हैं, टू मेंटेन, ठीक है, एंड replacement of to maintain and replacement of damaged tissue या फिर damaged cells, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक बात पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समझते हैं कि सर लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है कुछ बेसिक पार्ट, जो कि यहाँ तक जाना ज़रूरी था। अब हम समझते हैं कि सर लाइफ प्रोसेस क्या है। तो अगर मैं बात करूँगा लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो लाइफ का क्या मतलब होता है, लाइफ का क्या मतलब होता है सर? लाइफ का मतलब हम लिविंग बोल सकते हैं, इसमें कोई शक, कोई टेंशन वाली बात है ये नहीं है, ठीक है, लिविंग बोल सकते हैं। और मैं बात करूँगा प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, प्रोसेसेस के बारे में। अब बताइए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फूड को अपने माउथ के अंदर टेक इन करते हैं, अपने माउथ के अंदर टेक इन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका माउथ में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, च्यूइंग हो गया, कटिंग हो गया, ठीक है, च्यूइंग हो गया, कटिंग हो गया, एक प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? जिसको हम लोग डाइजेशन बोल देते हैं। उसके बाद आपका फूड जो है, फूड पाइप के द्वारा स्टोमक के अंदर जाता है और वहाँ पर भी डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपके बॉडी के पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपके सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है,
एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस से उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अब एक बात बताइए कि खाने से लेकर के पूरा बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट से निकालने तक बहुत सारा प्रोसेसेस का यूज हुआ है। अगर वो प्रोसेस हमारे बॉडी में ना हो, अगर वो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में ना हो तो हम लोग क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कि द बेसिक फंक्शंस, वैसा बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है कोई भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा बेसिक फंक्शन जो कोई भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उस प्रोसेसेस को, उस फंक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। द बेसिक फंक्शन या फिर प्रोसेसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड by an indivisible performed by an indivisible organism to maintain or sustain their life, known as life process, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए कि लाइफ प्रोसेस के अंदर जो है बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। तो लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन, ठीक है। नंबर 2 रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, और नंबर 4 एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कौन है, याद कीजिए, याद कीजिए। क्या रिप्रोडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा सर। सर मेटाबॉलिज्म, सर ग्रोथ भी नहीं होगा सर, और सर वॉकिंग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वॉकिंग तो हो ही नहीं सकता है। सर वॉकिंग क्यों नहीं होगा? सर क्या अगर मैं पेड़ के बारे में बात करूंगा, ट्रीज़ के बारे में बात करूंगा, सर ट्री क्या वॉकिंग करता है? नहीं करता, लेकिन ट्रीज़ अपने आप में क्या है, लिविंग है, ठीक है, तो वॉकिंग भी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस क्या क्या मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होता है आपका डिफाइनिंग फीचर जी। अब देखिए एक चीज़ एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक लाइन है, और इस लाइन से जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है उसको हम लोग नीचे लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को
PYQ भी मिलने वाला है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन मिलेगा, NCERT का भी क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी बनाएंगे, और NCERT के लाइन से जो भी क्वेश्चन फॉर्म होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, NCERT के लाइन के साथ मिलेगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी क्या करता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट को करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा वायरस के बारे में, तो वायरस जब तक किसी भी लिविंग होस्ट में एंटर नहीं करेगा तब तक वो लिविंग नहीं कहलाएगा, तब तक क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा, ठीक है। और नॉन लिविंग होने के वजह से उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा, तो बोल सकते हैं कि आपका वायरस के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइफ प्रोसेस, अभी बताए हैं 4 के 4 लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन भी है आपका, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिज। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है, पढ़िएगा एक बार ध्यान से। लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो करता है, बिल्कुल ग्रो करता है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका सेल्स या फिर टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उस टिश्यू या फिर सेल को रिप्लेस किया जाता है, अपने बॉडी को मेंटेन करता है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट बात है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डज नॉट टेक प्लेस एमोंग सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर आपका मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अगर आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका क्या है, सिंगल सेल है, ये आपका अमीबा का सेल है, ठीक है, आपका अमीबा का ये सेल है। कोई दिक्कत? क्या इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन्वायरमेंट से क्या ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड मूव नहीं करता इसके बाहर, या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जब ये फूड को डाइजेस्ट कर लेता है तो क्या पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिस्टल क्लियर करके आप बोल सकते हैं कि जितना भी सेल्स है सभी के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए, ये है आपका एक्टिव रिकॉल। कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ के बारे में आज हम क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो चलिए जी, आज के लेक्चर यहीं तक। अगर कहीं भी किसी भी तरीक़ा से आप लोगों को कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।